सुपर एल नीनो के खतरे पर इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम उस पूर्वानुमान की जांच कर रहे हैं कि 2026 भारत का अब तक का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है, जो ये संकेत देता है कि हमारा मौसम इतिहास अब अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है। साल 1877, जिसे बिना सर्दी का वर्ष कहा जाता है, ने ब्रिटिश भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। ये एक प्राकृतिक घटना थी जिसकी शुरुआत पेरू के तट के पास हुई थी, लेकिन इसके प्रभाव ने पूरी दुनिया में भयंकर अकाल पैदा कर दिया। अब 140 साल बाद ECMWF यानी यूरोपीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के नवीनतम मॉडल संकेत दे रहे हैं कि 2026 में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सुपर एल नीनो फिर लौट सकता है। एल नीनो क्या है? सामान्य स्थिति में तेज व्यापारिक हवाएं यानी ट्रेड विंड्स गर्म पानी को एशिया की ओर धकेलती हैं, जिससे भारत में अच्छी मानसूनी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो की स्थिति में ये व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इसके कारण गर्म पानी समुद्र के मध्य भाग में ही ठहर जाता है और बारिश लाने वाले बादल भारत की बजाय समुद्र के ऊपर ही अपनी नमी बरसा देते हैं। सामान्य एल नीनो और सुपर एल नीनो के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य एल नीनो में समुद्र के तापमान में हल्की वृद्धि होती है। ये लगभग 6 से 12 महीनों तक रहता है और इससे हल्की गर्मी तथा कम वर्षा होती है। वहीं सुपर एल नीनो में समुद्र के तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक की भारी वृद्धि होती है। ये अधिक समय तक बना रहता है और गंभीर सूखा, खतरनाक गर्मी की लहरें, हीट वेव्स और जानलेवा परिस्थितियां पैदा करता है। ये बहुत दुर्लभ होता है और 1997-98 तथा 2015-16 जैसे विनाशकारी वर्ष इसके बड़े उदाहरण हैं। 2026 के आंकड़े एक अभूतपूर्व खतरे की ओर संकेत करते हैं। 2.9 डिग्री सेल्सियस की असामान्य वृद्धि। ये वृद्धि 2 हिस्सों का संयोजन है। पहला, औद्योगिक क्रांति से पहले के औसत तापमान की तुलना में पहले से मौजूद 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी, और दूसरा, इसके ऊपर जुड़ने वाली लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की अतिरिक्त वृद्धि, यानी कुल मिलाकर 2.9 डिग्री सेल्सियस का तापमान विचलन, जो मानव इतिहास में पहले कभी इस स्तर पर नहीं देखा गया। भारत पर इसका प्रभाव विनाश के 4 स्तरों में दिखाई देता है। पहला, मॉनसून की कमी। सामान्य वर्षा का केवल लगभग 92% होने का अनुमान है, जिससे व्यापक सूखा पड़ सकता है। दूसरा, कृषि पर भारी चोट, एग्रीकल्चरल हिट। भारत की लगभग 51% खेती मॉनसून पर निर्भर है, इसलिए कम वर्षा सीधे फसल खराब होने और उत्पादन घटने का कारण बनती है। तीसरा, भीषण हीट वेव, एक्सट्रीम हीट वेव्स। रिकॉर्ड तोड़ तापमान, लंबे समय तक चलने वाली गर्मी और भारत के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव के दिनों में तेज बढ़ोतरी। चौथा, आर्थिक महंगाई, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन। कम उत्पादन के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगभग 9% तक वृद्धि का अनुमान है, जिससे गंभीर महंगाई पैदा हो सकती है। सबसे खामोश लेकिन घातक खतरा है रात की जानलेवा गर्मी, डेडली नाइट टाइम हीट। हीट वेव केवल दिन में ही खतरनाक नहीं होती। अगर रात में भी शरीर को ठंडा होने का मौका न मिले तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मई-जून 2024 के दौरान दिल्ली में ऐसी 24 रातें दर्ज की गईं जब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरा, जो कि ऐतिहासिक औसत से लगभग 2 गुना था। इसका मतलब है कि शरीर को आराम और रिकवरी का समय ही नहीं मिला, और यही लगातार गर्म रातें लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक छुपा हुआ खतरा बन जाती हैं। शहरी गर्मी का जाल, अर्बन हीट ट्रैप, कंक्रीट और एसी का एक खतरनाक दुष्चक्र है। जब पेड़ों और खुले स्थानों की जगह कंक्रीट ले लेता है तो वो दिन भर की तेज गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है और रात में धीरे धीरे उसे वापस छोड़ता है। इसी से बनता है अर्बन हीट आइलैंड, जहां शहर आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। लोग अपने घर ठंडे रखने के लिए एसी चलाते हैं, लेकिन वही एसी बाहर सड़कों पर और भी गर्म हवा फेंकते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जो लोग एसी नहीं खरीद सकते, उन्हें इसी बढ़ती हुई भीषण गर्मी को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। इस गर्मी के अन्याय की कीमत कौन चुका रहा है? भारत में लगभग 38 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जो सीधे गर्मी के संपर्क में रहते हैं, जैसे निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी, सड़क मजदूरी और बाहरी श्रम। इनके पास न पर्याप्त छाया होती है, न ही सही स्वास्थ्य बीमा। सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से इनकी कमाई में लगभग 14% की गिरावट आ जाती है, और जब हीट वेव आती है तो दवाइयों, ORS, बर्फ और इलाज पर बढ़ते खर्च के कारण इनकी आय में 40% तक की कमी हो सकती है। यानी गर्मी सिर्फ शरीर को नहीं जलाती, ये रोजगार और जीवन दोनों को कमजोर कर देती है।
सिर्फ 2024 में भीषण गर्मी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 194 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। व्यवस्था की विफलता हजारों नहीं लाखों मौतों का कारण बन रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हीट वेव से होने वाली मौतें लगभग 10,000 से 20,000 बताई जाती हैं, लेकिन विस्तृत विश्लेषण ये संकेत देता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत गर्मी और हीट वेव से जुड़ी परिस्थितियों के कारण होती है। दुनिया भर में हीट वेव से मरने वाले हर 5 लोगों में से एक भारतीय होता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार ने अब तक हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर यानी अधिसूचित आपदा घोषित नहीं किया है, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता तो राष्ट्रीय आपदा कोष यानी नेशनल डिजास्टर फंड से हर मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ता। यानी गर्मी केवल एक प्राकृतिक संकट नहीं, ये नीति और व्यवस्था की असफलता का भी आईना है। हम पेड़ लगा रहे हैं, ये विकास के नाम पर एक बड़ा भ्रम है। 2015 से 2019 के बीच हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले लगभग 18 वर्ग किलोमीटर पुराने जंगल काट दिए गए। सिर्फ 2024 में करीब 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन प्राइमरी फॉरेस्ट नष्ट कर दिए गए। मुंबई की मैंग्रोव, दिल्ली की अरावली और हसदेव खदानों के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को खत्म किया गया। इतना ही नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की एक रिपोर्ट के अनुसार नए लगाए गए पौधों में से लगभग 50% आइसोलेटेड पैचेस में लगाए जाते हैं, यानी वे अलग थलग छोटे हिस्सों में होते हैं जहां उनका कोई वास्तविक पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल लाभ नहीं होता। इसका मतलब साफ है, हम सिर्फ पेड़ नहीं खो रहे, हम पूरे जंगल, जलवायु संतुलन और भविष्य को खो रहे हैं। प्रकृति का अपना एसी हमें 12 डिग्री सेल्सियस तक राहत दे सकता है। बिना पेड़ों वाली सड़कें दिन भर गर्मी सोखती हैं और रात में भट्टी की तरह तपने लगती हैं, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं पुराने बड़े पेड़ों की घनी छाया के नीचे पैदल चलने वालों के स्तर पर तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है, यानी वो 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। नए पौधे लगाना जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम 100 साल पुराने पेड़ों को कटने से बचाएं, क्योंकि एक पुराना पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होता, वो छाया, ठंडक, पानी, हवा और जीवन का संरक्षक होता है। हम क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर हमारी कार्य योजना यानी इंडिविजुअल एक्शन प्लान के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ संरक्षण, प्रोटेक्ट। अपने शहर और मोहल्ले के पुराने पेड़ों को बचाइए। ये नए पौधे लगाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पुराना पेड़ वर्षों की ठंडक, छाया और पर्यावरण संतुलन देता है। दूसरा स्तंभ हाइड्रेट और मदद, हाइड्रेट एंड हेल्प। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बिना जरूरत बाहर जाने से बचिए। अपने पास हमेशा ORS के पैकेट रखिए और डिलीवरी वर्कर्स, गार्ड्स, मजदूरों जैसे लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराइए, क्योंकि गर्मी सबसे ज्यादा उन्हीं को झेलनी पड़ती है जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। तीसरा स्तंभ परिवर्तन, ट्रांजिशन। कोयले पर आधारित बिजली यानी कोल ग्रिड पर निर्भरता कम कीजिए और अपने घरों व बालकनी में सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी की ओर बढ़िए। छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी जलवायु संकट को कम करने की शुरुआत बनते हैं। सोलर क्रांति हमें बिजली ग्रिड की गुलामी से आजादी दे सकती है। आज भी भारत की लगभग 70% बिजली कोयले से बनती है। यही कोयला जलाकर हम अपने एसी चलाते हैं और यही प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन को और तेज करती है। लेकिन अब समाधान मौजूद है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर पैनलों की कीमतें पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक रूप से काफी कम हुई हैं, जिससे ये आम लोगों के लिए भी अधिक सुलभ विकल्प बन गया है। सीरिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। युद्ध की तबाही के बाद भी वहां के लोग सोलर पावर पर निर्भर हो रहे हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे भरोसेमंद विकल्प बन चुका है। अब समय है कि हम भी अपने घरों को केवल ग्रिड पर निर्भर रहने से मुक्त करें, क्योंकि सोलर अपनाना सिर्फ पर्यावरण को बचाना नहीं, बल्कि अपने पैसे, भविष्य और ऊर्जा की आजादी को सुरक्षित करना है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए नया सामान्य बिल्कुल अलग होगा। 2026 में जन्म लेने वाले बच्चे शायद कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि 35 डिग्री सेल्सियस की गर्मी वाली गर्मियां कैसी होती थी। उनके लिए 45 डिग्री सेल्सियस ही सामान्य शुरुआत होगी। एल नीनो हर 3-4 साल में लौटेगा और हर बार वो पहले से अधिक गर्म और अधिक खतरनाक आधार पर प्रहार करेगा। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। अगर हमने अभी कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया और अपने जंगलों को नहीं बचाया, तो आने वाला हर साल एक सुपर एल नीनो जैसा महसूस होगा।
कार्यवाही का समय भविष्य में नहीं, अभी है।